वीडियो में हमने हेरिडिटी और इवोल्यूशन का सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक पढ़ा था, जो उस पर्टिकुलर टॉपिक का लास्ट टॉपिक था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज आर एनवायरनमेंट। जब हम इसका वेटेज की बात करते हैं तो जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स हैं या जो सीबीएसई ने जो इसका वेटेज दिया है वो 5 मार्क्स का है, यानी कि ये जो चैप्टर है ये बायोलॉजी के 18 मार्क्स में से 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी बन जाता है। अब सबसे पहले इस फिगर से हमें पता चल रहा है कि एनवायरनमेंट क्या है। हमारे आसपास का वातावरण ही हमारा एनवायरनमेंट है। जैसे हम बात करें कि हम लोग बायोलॉजिकल स्पीशीज़ हैं, उसी तरीके से दूसरी बायोलॉजिकल स्पीशीज़ भी हैं जो हमारे आसपास हमें दिखाई देती हैं। ये सारी जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ हैं, इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी हमारे आसपास है, तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारा वातावरण बनाती है और उसी को ही हम कहते हैं एनवायरनमेंट। सो आर एनवायरनमेंट, एग्जैक्टली एनवायरनमेंट है क्या? एवरीथिंग विच सराउंड्स, जो भी चीज हमें सराउंड करती है, इन्फ्लुएंसेस द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करती है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। सो एवरीथिंग विच सराउंड्स एंड इन्फ्लुएंसेस द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज इंक्लूडेड इन द एनवायरनमेंट। वो किस में इंक्लूडेड है? एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड है। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम कुछ डेफिनेशंस और उनका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे। तो जैसे पहली डेफिनेशन आर एनवायरनमेंट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म between the biotic and the abiotic components of their environment। इकोलॉजी स्टडी है इंटर रिलेशनशिप की, आपस में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोला जाता है इंटर रिलेशनशिप। सो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का इंटर रिलेशनशिप किसके बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो वर्ड ऑर्गेनिज्म अपने आप में रिप्रेजेंट करता है कि वो लिविंग फैक्टर है। तो यहाँ पे बायोटिक का मतलब है लिविंग और एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग। सो बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट, द टर्म इकोलॉजी इज गिवन बाय अर्नस्ट हैकल। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो टर्म दी थी ये किसने दी थी? अर्नस्ट हैकल ने दी थी। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि द टर्म इकोलॉजी इज कॉइन्ड बाय अर्नस्ट हैकल। तो ये तो हो गया इस पर्टिकुलर चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट क्या है एंड इकोलॉजी या इकोलॉजी जो टर्म है वो हमें क्या समझाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम के बारे में। यहाँ से ये चैप्टर एग्जैक्टली स्टार्ट होता है। तो ये जो चैप्टर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी and the biotic and the abiotic component present in it influences each other। इकोसिस्टम इकोलॉजी की बेसिक यूनिट है और ये ऐसी यूनिट है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे बायोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है और यहाँ पे एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। जब इनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा इकोसिस्टम। यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे लिविंग कंपोनेंट्स, जिसमें आ जाएंगे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के। वहीं एबायोटिक कंपोनेंट्स में टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल एक्सेट्रा,
मिनरल्स, ये सारे के सारे क्या हैं, एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जब एक पर्टिकुलर एरिया में आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो एक सिस्टम बनता है एंड द सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। जैसे अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स एबायोटिक फैक्टर पे कैसे निर्भर हैं, जैसे प्लांट्स डिपेंड करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए सॉइल पे। तो प्लांट ग्रो किस पे करेंगे, प्लांट ऑलवेज ग्रोज ऑन सॉइल, हमेशा ही मिट्टी पे ग्रो करेंगे। मिट्टी से वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स लेंगे और जब मिनरल न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उनकी ग्रोथ होगी, उनमें डेवलपमेंट होगा। अब प्लांट को खाने वाले एनिमल्स, तो जो एनिमल्स हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं प्लांट्स पे। वहीं अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जो एनिमल्स हैं या हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डिपेंडेंट है ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, एयर से मिलता है। एयर में 21% ऑक्सीजन है। तो हमारा जो इंटरेक्शन है वो किससे हो रहा है, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से हो रहा है, हम उस पर निर्भर हैं, तभी हम उससे इंटरैक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे जब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स या कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वो बनाते हैं इकोसिस्टम। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये बायोटिक फैक्टर है और ये एबायोटिक फैक्टर से इंटरैक्ट करते हैं और इसी इंटरैक्शन को, एक पर्टिकुलर एरिया में होने वाले इंटरैक्शन को बोला जाता है इकोसिस्टम। सो हियर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो जाएं, हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, इनकी डिटेलिंग भी हम करेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स के बारे में कि कौन कौन से इकोसिस्टम नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और वो किस प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि हमारे आसपास के वातावरण में कौन कौन से प्रकार के इकोसिस्टम मिलते हैं। पहला टाइप है नेचुरल इकोसिस्टम, जो नेचर में प्रेजेंट है, नेचर ने खुद बनाया है, खुद मेंटेन किया है, खुद सस्टेन किया है, हमारा उसको बनाने में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस प्रकार का इकोसिस्टम होता है नेचुरल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम की कुछ खास बात है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि कैसा होना चाहिए या कैसा होता है। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है दैट इज कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों प्रकार के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, यानी कि वो इकोसिस्टम एक कंप्लीट इकोसिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट इज मोर स्टेबल। ऐसा इकोसिस्टम जो नेचुरल इकोसिस्टम है दैट इज मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आएगा ये मोर स्टेबल, यानी कि नंबर ऑफ स्पीशीज के ज़्यादा होने की वजह से इसमें स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है, ये जल्दी से ख़त्म नहीं होगा। सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ सस्टेन्ड एंड सेल्फ मेंटेन्ड है, यानी कि खुद से ही सस्टेन्ड होता है, खुद से ही चलता है, खुद से ही मेंटेन और रेगुलेट होता है, अपने आप चलने वाला, अपने आप मेंटेन करने वाला इकोसिस्टम है नेचुरल इकोसिस्टम। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट मिनरल साइकिल चलती है, जैसे गैसेस साइकिल चल सकती है, वाटर साइकिल चलती है, तो यहाँ पे अपने आप सारी चीज़ें मेंटेन हो रही हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ सस्टेन एंड सेल्फ मेंटेन। ये इकोसिस्टम के लिए भी बोला जा सकता है कि एक सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम है, अपने आप से चलने वाला सिस्टम है। अब जब हम यहाँ पे नेचुरल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो नेचुरल इकोसिस्टम हम दो टाइप्स के पढ़ सकते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि लैंड इकोसिस्टम। लैंड इकोसिस्टम में एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, फॉरेस्ट यानी कि जो जंगल वाला सिस्टम है, इकोसिस्टम है, दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम एक दूसरा एग्जाम्पल है, और डेजर्ट में चलने वाला डेजर्ट इकोसिस्टम। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जो आता है दैट इज वाटर इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी में चलने वाला इकोसिस्टम। तो पानी जहाँ पे प्रेजेंट है नेचुरली, वहाँ पे चलेगा नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो वो कौन कौन सा हो सकता है, पॉन्ड में चल सकता है, लेक में चल सकता है, रिवर में और ओशियन में चल सकता है। तो यहाँ पे पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशियन ये सारी की सारी वाटर बॉडीज हैं, और वाटर बॉडीज में चलने वाला इकोसिस्टम इज नोन एज एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल किसमें कैटेगराइज्ड हैं, ये कैटेगराइज हैं नेचुरल इकोसिस्टम में। देन आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम।
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जिसको बनाने में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जिसको हम मैन मेड इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं कि उसको बनाने में ह्यूमन बींग्स ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि हमने वो इकोसिस्टम बनाया आर्टिफिशियली, इसीलिए सिस्टम को कहा जाता है आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम। ये जो इकोसिस्टम है ये इनकम्प्लीट है, इसी के साथ साथ इसकी स्टेबिलिटी भी कम है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज भी कम है और यहाँ पे ह्यूमन सपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड है, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी, इसीलिए तो इसको आर्टिफिशियल बोला है। एग्जाम्पल, एक्वेरियम, गार्डन एंड क्रॉपलैंड। एक्वेरियम, हम अपने घरों में मछलियाँ पालते हैं एक्वेरियम में, तो यहाँ पे एक्वेरियम कैसा इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल। गार्डन, हम अपने घरों में पौधे लगाते हैं वास में, तो जो भी पौधा लगाया जा रहा है वो पौधा इज नेचुरल बट हमने उसको डेवलप किया है तो वो इकोसिस्टम हो जाता है आर्टिफिशियल। पैरेलली हम उसमें खाद भी डालते हैं, उसमें पानी भी डालते हैं, तो यहाँ पे वो भी कैसा हो जाता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो हम फसल उगाते हैं, क्रॉप्स की जो ग्रो हम करते हैं, दैट इज क्रॉपलैंड, दिस इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब यहाँ पे एक एक्वेरियम का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एक्वेरियम बनाना है तो एक्वेरियम बनाने के लिए हमें एक ग्लास चैम्बर चाहिए। हमने क्या किया, हमने ग्लास चैम्बर लिया, एक क्लोज्ड चैम्बर लिया, उस क्लोज चैम्बर में हमने ऑक्सीजन जनरेट करने की मशीन लगा दी, पेबल्स डाल दिए, छोटे छोटे जो पत्थर आते हैं, और साथ साथ में हमने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ यानी कि मछलियों को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हमें वहाँ पे हमने क्या किया, हमने वहाँ लगा दी एक ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन, यानी कि जो ऑक्सीजन लगातार बनाता रहेगा पानी में, तो वो एक क्या हो गया, एबायोटिक फैक्टर हमने इंट्रोड्यूस किया आर्टिफिशियली, और वहाँ पे हमने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ जो इंट्रोड्यूस करी हैं वो है मछलियाँ। पैरेलली हम उनको खाना भी देते हैं, फिश फूड भी प्रोवाइड करते हैं, उसमें पानी भी डाला जाता है, तो यानी कि यहाँ पे भी एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन है, पर बना हुआ ये आर्टिफिशियल है, इसीलिए कैटेगरी है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। तो यहाँ हमने पढ़े डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम क्या हैं और इकोसिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो इकोसिस्टम हैं उनके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और उनकी नेचर में क्या इंपॉर्टेंस है।